नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं और शेयर बाज़ार में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को एनालाइज करता हूं और उन कंपनीज पे भी वीडियोस बनाता हूं। ऐसी कंपनीज को कवर करता हूं जो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट के लायक हैं, जिनमें मुझे पोटेंशियल नज़र आता है, उन कंपनीज को मैं कवर करता हूं। तो आज ऐसी ही एक कंपनी मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स। शायद काफ़ी लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में ये कंपनी काफ़ी चर्चा में रही है। अचानक से ये कंपनी चर्चा में आई। हालांकि ये कंपनी बहुत पुरानी है, शायद आई थिंक 1980s या 85-86 के अराउंड से ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। तो जैसे कि कंपनी का नाम है शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स, तो ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन बताऊंगा कि खास क्या वजह रही जिससे कि पिछले 7-8 महीने से ये कंपनी अचानक से चर्चा में आई। ऐसा कंपनी ने क्या किया, तो देखते हैं पहले कंपनी का एक बिजनेस मॉडल, फिर उसके बाद इस कंपनी के रिजल्ट्स के एनालिसिस करेंगे, कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और Q3 FY26 और Q4 FY26 दोनों के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इसके Q4 FY26 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, मैनेजमेंट कॉन कॉल भी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं, पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है किसी भी कंपनी को कवर करने के लिए। तो बिजनेस में इस कंपनी के ये कंपनी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन कॉमन प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स नहीं है, काफ़ी हाई प्रिसीशन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जो काफ़ी हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग इसमें आती है। जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं बहुत ही हाई प्रिसीशन होते हैं, मतलब बहुत हाई एक्यूरेसी के प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये बनाती है। तो बेसिकली कंपनी के 3 सेगमेंट्स हैं। अगर इस कंपनी का पूरा ओवरऑल बिजनेस को अगर देखें, उसको डिवाइड करें, तो 3 सेगमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। पहला है कंज्यूमर सेगमेंट। तो कंज्यूमर सेगमेंट में ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो नॉर्मल होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रशेज़ होते हैं या कुछ प्लेट्स होती हैं प्लास्टिक की, कप्स होते हैं, या और भी इस तरह के जो डेली यूज़ के जो होम घरों में जो डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं, होम फर्निशिंग से कुछ बॉक्सेस होते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स से बनाती है कंज्यूमर में, और अब इन्होंने थोड़े से और इसको कंज्यूमर में डाइवर्सिफाई किया है। अब ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है। अब ये नए बिजनेस में एंटर किया है इन्होंने। एक सेमीकंडक्टर की एक ट्रे होती है वो बना रही है ये। तो ये हाई प्रिसीशन प्रोडक्ट्स होते हैं ये। अभी इन्होंने इसमें भी एंटर किया है अपने कंज्यूमर डिवीजन में ही। ये एलईडी लाइटिंग के प्लास्टिक के कंपोनेंट्स भी ये बनाती है। तो ये सारा कंज्यूमर में आता है। तो इसके बाद इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो है हेल्थ केयर सेगमेंट। तो हेल्थ केयर सेगमेंट में ये काफ़ी सारे इंजेक्टेबल्स बनाती है, जो प्लास्टिक के पेन्स होते हैं वो बनाती है। ये मेजर इनका वही है कि जो प्लास्टिक के पेन्स बनती हैं जिसके अंदर डाल के दवाई दी जाती है, वो बनाते हैं ये। और यही एक प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये कंपनी पिछले 6-7-8 महीने से या 10 महीने से काफ़ी चर्चा में आई अचानक ही। अभी डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्या हुआ इसमें। और जो तीसरा इनका सेगमेंट है वो इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, जिसमें ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो प्लास्टिक के ही प्रोडक्ट, सारे प्लास्टिक के ही बनाती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है जो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ऑटोमोबाइल के कुछ कंपोनेंट्स बनाती है। तो ये सारे इनके मेनली 3 डिवीज़न हैं। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था कि ये कंपनी अचानक से जो चर्चा में आई, वो आई अपने हेल्थ केयर सेगमेंट की वजह से। हेल्थ केयर सेगमेंट में जो ये प्लास्टिक के पेन्स बनाती है, बेसिकली पेन्स कहते हैं उन्हें। तो इन्होंने अपना नाम रखा है शैली पेन्स। तो वो पेन्स में दवाई डाल के दी जाती है। वो एक फिक्स डोज की दवाई होती है जो उन प्लास्टिक पेन्स में डाली जाती है और फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है, पेशेंट्स को दिया जाता है। तो अचानक से ये चर्चा में इसलिए आई कि एक वेट कंट्रोल और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक ड्रग होती है, जिसे कहते हैं सेमाग्लूटाइड। तो इसमें दो वर्ड आप लोगों ने शायद काफ़ी सुने होंगे, एक GLP-1 और एक सेमाग्लूटाइड। तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि GLP-1 एक नेचुरल हार्मोन होता है जो इंसान के गट में प्रोड्यूस होता है। जब वो खाना अपना खा लेता है तो उसके बाद वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ब्रेन को सिग्नल देता है कि खाना खा लिया है, और फिर हमारी बॉडी में वो इंसुलिन सेक्रेट होता है ताकि उस खाने को जो शुगर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो जो लोग ओबीज होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनमें ये जो GLP-1 है इसके सेक्रेशन का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनको बाहर से उनको इंजेक्शन देना पड़ता है इंसुलिन का।
तो जैसा आप सब जानते ही हैं, डायबिटिक लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से देना पड़ता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो GLP-1 नेचुरल हार्मोन है ये प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो जो दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वर्ल्ड में, उन्होंने एक दवाई बनाई जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड। तो ये सेमाग्लूटाइड जो दवाई है ये बेसिकली एक रिप्लिकेशन है जो नेचुरल हार्मोन है GLP-1, उसका उसका रिप्लिकेशन बनाया, एग्जैक्टली वैसे ही बनाया, बट ये बाहर एक्सटर्नली बनाया गया। तो ये एक पेटेंटेड ड्रग थी, एक पेटेंटेड दवाई थी। तो ये अभी तक सिर्फ ये दो ही कंपनियां बना सकती थी, और ये दो ही कंपनियां बनाती थी, और ये बहुत महंगी दवाई होती थी इसकी। तो हमने देखा होगा कि जो कई सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे करण जौहर, कपिल शर्मा, ये लोग अचानक से इन्होंने अपना वेट लॉस किया, ये US में गए, इस दवाई का पूरा कोर्स किया। ये ऐसा बताया जाता है कि यही दवाई वो लेते थे और इसका ही पूरा कोर्स करते थे। काफ़ी एक्सपेंसिव ये मेडिसिन होती थी। लेकिन अचानक ही अब ये जो इसमें इस शैली इंजीनियरिंग कैसे ये चर्चा में आई और इसके लिए कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनी, तो ये अभी कुछ 1-2 महीने पहले के करीब ये जो दवाई थी ये आउट ऑफ पेटेंट हो गई, इसका पेटेंट खत्म हो गया। जब भी किसी दवाई का पेटेंट मिलता है किसी कंपनी को, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को, वो फॉर एवर नहीं होता, वो उसकी एक लिमिट होती है, उसके कुछ सालों के लिए मिलता है वो पेटेंट। तो ये जो दो कंपनी के जो ये दवाई बनाती थी उसका पेटेंट अब खत्म हो गया। तो अब ये दवाई ओपन फॉर द मार्केट हो गई। अब दुनिया में कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस दवाई को बना सकती है। तो इस दवाई के बहुत सारे बेनिफिट्स देखे गए, जैसे कि मैंने बताया सेलिब्रिटीज़ ने इस दवाई को काफ़ी यूज़ करके अपना वेट कंट्रोल किया, डायबिटीज़ कंट्रोल किया। तो अब ये दवाई अफोर्डेबल हो जाएगी क्योंकि अब ये उतनी महंगी नहीं बिक पाएगी, अब ये पेटेंट में नहीं रही। तो दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस मेडिसिन को बनाएंगी, और उनको इस मेडिसिन को लेने के लिए आप ऐसे नहीं ले सकते। ये मेडिसिन, इस मेडिसिन को लेने के लिए एक फिक्स डोज का इंजेक्शन चाहिए होता है। वो प्लास्टिक का इंजेक्शन, जिसे पेन कहते हैं, वो प्लास्टिक का पेन शैली इंजीनियरिंग बनाती है, और ये बहुत ही हाई प्रिसीशन प्रोडक्ट है, हाई प्रिसीशन पेन है। ये हर कोई ऐसे नहीं बना सकता। तो अगर किसी को लगे कि इसमें क्या खास बात है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, मोल्डिंग मशीन से बनता है, तो इसमें ये तो कोई भी बना सकता है। नहीं, कोई भी नहीं बना सकता। ये बहुत ही हाई लेवल इंजीनियरिंग इसमें लगती है, तो ये हर कोई नहीं बना सकता। तो इसलिए ये खास बात है। अब ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अब ये आम पब्लिक के लिए दवाई ओपन है, और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो दुनिया में है ये सब ये दवाई बनाएंगी, और सबको ये पेन्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये दवाई पेन्स जो एक इंजेक्शन है जिसे पेन कहते हैं, उसमें ही ये दवाई दी जा सकती है। तो वो प्लास्टिक का जो इंजेक्शन है या पेन जिसे कहेंगे, वो शैली इंजीनियरिंग बनाता है। तो यहाँ से ही शैली इंजीनियरिंग चर्चा में आया, और यही एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये सोचिए आप कि पूरी दुनिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब जब इस दवाई को बना के बेचेंगी तो सबको ये पेन की ज़रूरत है, और हर कोई ये पेन बना नहीं सकता। तो ये शैली इंजीनियरिंग ये पेन बनाता है, तो इसीलिए ये चर्चा में आया, और यही एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज इससे पहले ये एक नॉर्मल एक प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी थी, तो कोई खास बात नहीं थी। तो इन तीनों डिविजन्स में जो शैली इंजीनियरिंग का जो 3 डिवीजन मैंने बताए, कंज्यूमर, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल, इसमें जो हेल्थ केयर डिवीजन है यही खास डिवीजन है। इसी की वजह से शैली इंजीनियरिंग एकदम लाइमलाइट में आया, और अभी जो जब लोगों ने इसका नाम सुनना शुरू किया वो इसी वजह से शुरू किया। तो इस डिवीजन पे खास ध्यान रखना है। तो ये तो इसका बिजनेस मॉडल हो गया। ये हमने देख लिया कि कंपनी के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है जिसकी वजह से इसकी हम बात कर रहे हैं। और तो अब आइए देखते हैं इसके पहले Q3 FY26 के रिजल्ट्स देखते हैं कि वो कैसे रहे थे। तो रेवेन्यू बढ़ा था 27% YOY, यानी कि कंपेरेटिव टू Q3 FY25। तो ये Q3 FY26 के रिजल्ट्स बता रहा हूँ। तो YOY रेवेन्यू 27% बढ़ा था, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 47.5% से बढ़ के 58.4, यानी कि 11% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा था। एबिटा 43% बढ़ा था, और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48% बढ़ा था। तो ये था ओवरऑल कंसोलिडेटेड, यानी कि तीनों जो डिवीजन मैंने बताए उन तीनों का कंसोलिडेटेड ये नंबर्स थे। अगर इसमें इंडिविजुअल डिविजन्स को देखें, उसका रेवेन्यू देखें, तो कंज्यूमर डिवीजन में डी ग्रोथ थी -13%। हेल्थ केयर जो डिवीजन है जिसमें ये पेन बनाते हैं, जो इंजेक्शन के जो पेन्स होते हैं वो बनाते हैं, जिसके लिए जो खास बात है इस कंपनी में, जिसके लिए कंपनी चर्चा में आई, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ हुई थी 139%। ये नोट करने वाली बात है। और जो इंडस्ट्रियल डिवीजन है उसमें भी अच्छी ग्रोथ थी 87% की।
तो ये दैट वाज दी Q3 FY26 के रिजल्ट। तो इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इनका हेल्थ केयर डिवीजन जो है जिसमें 139% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, उसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई, वही इस कंपनी की एक स्पेशलिटी है। इसी तरह से अगर हम फर्दर अगर इसके और मेट्रिक्स देखें तो ROCE जो था वो मार्च 25 में 24.4% था, जो बढ़ के दिसंबर 25 में 38.4 हो गया। सिग्निफिकेंट जंप इन दी ROCE। और इसी तरह से ROE अगर देखें तो मार्च 25 में इट वाज 18.5%, जो दिसंबर 25 यानी कि Q3 FY26 में बढ़ के 29.1 हो गया। यहाँ भी सिग्निफिकेंट जंप इन दी ROE। और बाकी तो नंबर्स इसके नॉर्मल हैं, बाकी कुछ ख़ास नहीं है। अगर इसके फर्दर अगर हम इसकी बात करें Q4 FY26 जो अभी लेटेस्ट जो कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें रेवेन्यू बढ़ा है 9%। तो Q3 में बढ़ा था ईयर ऑन ईयर 27%, और अभी इस क्वार्टर में Q4 FY26 में रेवेन्यू सिर्फ 9% बढ़ा है। लेकिन सिर्फ इस नंबर को नहीं देखना, इस नंबर के बियॉन्ड देखना है कि क्या है। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि शैली इंजीनियरिंग का जो शेयर है वो गिरा नहीं है, वरना आज का जो इस टाइम जो मार्केट चल रहा है, एक तरह से बेयर मार्केट चल रहा है, इसमें अगर किसी कंपनी के इतने ख़राब नंबर्स आए जो यह दिख रहा है ऑप्टिकली, ऊपर से देखने में दिख रहा है सिर्फ 9% की ग्रोथ, तो ऐसे में तो शेयर की पिटाई होती है बहुत। लेकिन शैली इंजीनियरिंग की पिटाई नहीं हुई। अभी बात करते हैं कि क्यों नहीं हुई। जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 51.7 से बढ़ के 59%, तो सिग्निफिकेंट जंप इन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। एबिटा 27% और एबिटा मार्जिन 25.1% से बढ़कर 29.3%, तो एबिटा में भी जंप मिला। और पैट 40%, तो रेवेन्यू 9%, एबिटा 27%, पैट 40%। नटशेल में देखें तो अच्छा खासा कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, अच्छे खासे कंपनी को मार्जिन बन रहे हैं, मार्जिन में इंप्रूवमेंट मिल रहा है और ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो ये हमारा जो हम दो तीन चीज़ें एकदम स्टार्टिंग में देखते हैं कि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है Q4 में 9%, अभी उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन एबिटा में 27% और पैट में 40% अच्छी खासी ग्रोथ है, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी एकदम सटीक चल रही हैं इस कंपनी में। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। उससे पहले जो रेवेन्यू 9% है, इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। जो कंपनी के 3 बिजनेस मॉडल हैं, इसको ज़रा ब्रेकअप करते हैं। जो कंज्यूमर डिवीज़न है वो उसमें 31% का डी ग्रोथ हुआ है, -31% की डी ग्रोथ हुआ है इस डिवीजन में। तो जिसके लिए कंपनी ने बताया है कि जो पूरा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट चल रहा है, खासकर यूरोप अमेरिका में जो इस तरह जो एक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बहुत कम डिमांड थी, बहुत वीक डिमांड थी। जो होम फर्निशिंग का सेगमेंट है, जो कंज्यूमर में आता है, इनके कंज्यूमर सेगमेंट में आता है, होम फर्निशिंग के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहाँ पे डिमांड बहुत वीक थी, जिसकी वजह से इनका डी ग्रोथ हुआ है -31%। दूसरा है हेल्थ केयर डिवीजन, जिसमें ये इंजेक्शन के जो पेन्स बनाते हैं प्लास्टिक के, दैट ग्रू 101%। तो Q3 में 139% बढ़ा था और Q4 में भी 101% बढ़ा है। और जो इंडस्ट्रियल डिवीजन है, जिसमें कुछ ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स हैं और कुछ और इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं, वो 60% से ग्रो हुआ है। तो इंडस्ट्रियल में अच्छी ग्रोथ चल रही है और हेल्थ केयर में ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है, ज़बरदस्त ग्रोथ, 100% से ज़्यादा की ग्रोथ चल रही है सिर्फ इनका कंज्यूमर डिवीजन। अब बात करते हैं जो रेवेन्यू सिर्फ Q4 में 9% बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जैसा मैंने कहा था, ये कंपनी लाइमलाइट में क्यों आई है? ये कंपनी लाइमलाइट में आई है अपने हेल्थ केयर डिवीजन की वजह से। जो ये जो मेडिसिन है सेमाग्लूटाइड, उसके जो इंजेक्शन पेन्स बनाती है, उसकी वजह से ये कंपनी लाइमलाइट में आई। और उस डिवीजन में, हेल्थ केयर डिवीजन में सुपर डुपर ग्रोथ चल रही है। पिछले क्वार्टर Q3 FY26 में 139% की ग्रोथ थी और Q4 FY26 में 101% की ग्रोथ है। इसीलिए मार्केट इसको देख रहा है। मैं हमेशा कहता हूं और अभी भी फिर से बोल रहा हूं कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मार्केट आगे का देखता है। तो आगे का देखते हुए मार्केट इसमें हेल्थ केयर डिवीजन को देख रहा है। ये डिवीजन कंपनी का इन तीनों डिवीजन में बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। अभी और इसके बारे में बात करूँगा। तो मार्केट इस डिवीजन को मेनली देख रहा है, बाकी डिवीजन को अभी इग्नोर कर रहा है। इंडस्ट्रियल इनका काफ़ी छोटा डिवीजन है, अगर एज़ कम्पेयर टू दी हेल्थ केयर और कंज्यूमर इनका अभी सबसे बड़ा डिवीजन है। और सेकंड नंबर पे इनका हेल्थ केयर है और थर्ड नंबर पे इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर।
लेकिन हेल्थ केयर कंज्यूमर को एकदम कैचअप कर रहा है। अभी कंज्यूमर तकरीबन 500 सवा 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंज्यूमर से आता है, और हेल्थ केयर का जो रेवेन्यू का नंबर्स है वो भी अब तकरीबन 350 करोड़ के आसपास आ गया है। तो अब ये बहुत जल्दी कैचअप कर रहा है, और ये एक दो क्वार्टर में ही कंज्यूमर को तो बीट कर देगा और आगे निकल जाएगा। हेल्थ केयर सेगमेंट इसका सबसे बड़ा सेगमेंट होने वाला है। तो मार्केट इसी को देख रहा है, इसीलिए मार्केट ने 9% रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि बहुत कम दिख रही है, उस पर नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। एक सेकंड के लिए किया था, अगर किसी ने मार्केट को देखा हो जिस दिन रिजल्ट आए थे उसी दिन, तो ये एकदम से खुला था, ये 8-9% डाउन खुला था ये शैली इंजीनियरिंग का शेयर। लेकिन मार्केट ने इमीडिएटली रिकवर किया जैसे ही नंबर्स का और फर्दर डिटेल्स लोगों को पता चली होंगी। तो मार्केट इमीडिएटली रिजल्ट किया और फिर ऊपर ले जाके पॉजिटिव में बंद किया। तो मार्केट ने इस नंबर्स को नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये 9% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है, जिसमें कंज्यूमर डिवीजन इनका ड्रैग कर रहा है -31% का। लेकिन हेल्थ केयर डिवीजन जो मार्केट इस कंपनी में देख रहा है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ थी, 101%। और ये एक दो क्वार्टर में सबसे बड़ा इनका डिवीजन हो जाएगा। ये कंज्यूमर को पीछे छोड़ देगा, और इंडस्ट्रियल तो इनका छोटा सा ही है। तो ये इसमें खास बात है। और फर्दर अगर इसमें ROCE की बात करें, मार्च 25 में 24.4% था, जो कि मार्च 26 में एक साल में यार ROCE बढ़ के 35.8% हो गया। सिग्निफिकेंट जंप इन ROCE। और ROE देखें तो मार्च 25 में 18.5 था, और मार्च 26 में 26.9 हो गया। तो यहाँ पे भी पूरा ROE ROCE का अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। कंपनी को ज़बरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। और इसके अलावा इनका डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत बैलेंस्ड है, 0.3 डेट इक्विटी रेशियो है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा अगर हम ये तो कंपनी के बात हो गई कंपनी के रिजल्ट्स की। तो जैसा मैंने बता दिया कि हेल्थ केयर डिवीजन जो है इनका वो मेन डिवीजन है, उसी को ये मार्केट देख रहा है मेनली, और बाकी को अभी मार्केट इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसी की वजह से ये कंपनी लाइमलाइट में आई है। और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिमांड आ रही है। कंपनी की मैनेजमेंट जो कॉन कॉल हुई है उसमें भी कंपनी ने बोला है कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड है, और मेजॉरिटी ऑफ द केपेक्स जो कंपनी कर रही है वो भी जो इंजेक्शन पेन्स बनाने में ही कर रही है। तो अब देखते हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसे आने वाली है, कंपनी केपेक्स क्या कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो फ्यूचर ग्रोथ तभी आएगी जब कंपनी केपेक्स करेगी। और देखते हैं केपेक्स में क्या किया है कंपनी ने। तो कंपनी की एक 35 मिलियन पेन्स बनाने की कैपेसिटी, 35 से पहले एक 30 मिलियन इनका एक प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी थी, जिसमें कुछ कैपेसिटी इनकी ये जो इंजेक्शन पेन है उसकी थी, और बाकी कंज्यूमर वगैरह दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेसिटी थी। उसके बाद इन्होंने अभी मार्च 26 में, जो अभी जस्ट मार्च जो गया है, उसमें इन्होंने 35 मिलियन पेन बनाने की कैपेसिटी को ऐड किया है, जो ऑपरेशनलाइज हो गई है 35 मिलियन पेन्स की। और वो कैपेसिटी, वो जो फैसिलिटी है वो अभी 45% एफिशिएंसी पे चल रही है। तो इसको कंपनी अभी आगे और बढ़ाएगी और ज़्यादा एफिशिएंट करेगी। तो ये एक नया इनकी फैसिलिटी जो आई है 35 मिलियन पेन्स की, अभी मार्च में ही आई है। तो इसका मेजॉरिटी बेनिफिट अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। इसके अलावा कंपनी 25 मिलियन पेन्स की फैसिलिटी और लाइव करने जा रही है। कंपनी उसको प्रोडक्शन में लाने जा रही है, विच विल हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त। जो अब आने वाला जुलाई और अगस्त है उसमें 25 मिलियन पेन्स की, जैसे मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द केपेक्स जो है वो कंपनी हेल्थ केयर में ही डिवीजन में ही कर रही है, जिसमें ये इंजेक्टेबल पेन्स बनाते हैं। तो इसमें अभी 25 मिलियन की और कैपेसिटी आ रही है जुलाई अगस्त में। तो ये यहाँ से कंपनी की पूरे साल अगले 2 साल तक ग्रोथ आती रहेगी। और इसके अलावा कंपनी की एक फैसिलिटी अबू धाबी में बन रही है, तो वहाँ पे भी यही जो इंजेक्टेबल पेन्स है यही बनेंगे। और उसकी अगर हम देखें तो मैंने नोट किया है वो 75 मिलियन पेन्स की, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी की फैसिलिटी वहाँ पे बन रही है। उसमें हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो FY28 के एंड में आएगी। तो अभी हम FY27 का स्टार्ट हुआ है और FY28 के, तो तकरीबन 1.25 से 2 साल तकरीबन उस फैसिलिटी को से प्रोडक्शन आने में लग जाएंगे। तो मतलब कंपनी इतनी आगे का देख रही है क्योंकि इतनी डिमांड आ रही है कंपनी की। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की, कंपनी ने अपने मैनेजमेंट कॉन कॉल में बोला कि FY27 यानी कि ये जो ईयर अब स्टार्ट हुआ है
इसमें कंपनी ने की जो ऑर्डर बुक है वो फ्रीज हो चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ? ऑर्डर बुक फ्रीज होने का मतलब है कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, जितनी भी कंपनी की मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितने वो पेन्स बना सकती थी, उस उतने ऑर्डर्स कंपनी ऑलरेडी ले चुकी है। अब उससे ज़्यादा और ऑर्डर ले नहीं सकती, इसलिए ऑर्डर बुक को फ्रीज़ कर दिया है। तो मतलब पूरी इनकी जो फैसिलिटी, जितना भी प्रोडक्शन इंजेक्शन पेन्स का कर सकती थी, उतना ऑर्डर्स इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है फॉर होल ईयर FY27। तो ये जितना भी कंपनी ने केपेक्स किया है, अभी जो फैसिलिटी 35 मिलियन पेन्स की मार्च में लाइव हुई है, 25 मिलियन पेन्स की जुलाई अगस्त में लाइव होगी। ये पूरी जो केपेक्स की है, पूरा डिमांड लेड केपेक्स है, यानी कि कंपनी के पास ऑर्डर्स पहले ही आ चुके हैं, कंपनी के पास डिमांड पहले ही आ चुकी है, और अब कंपनी को सिर्फ सप्लाई करना है। तो ये एक डिमांड लेड केपेक्स कंपनी कर रही है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा, जैसे जैसे कंपनी और ज़्यादा जो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इस दवाई को बनाएंगी, तो वहाँ से और ज़्यादा इसमें डिमांड आएगी। तो अभी रिसेंटली कंपनी ने अपने बताया है कि US FDA ने कंपनी के जो पेन्स हैं, शैली पेन्स जो ये कहते हैं, जो इंजेक्टेबल पेन्स हैं, इसे शैली पेन्स कहते हैं, ये US FDA ने अप्रूव कर दिया है, हेल्थ केयर कैनेडा ने अप्रूव कर दिया है, इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। तो इंडिया, कनाडा, US के जो मेडिकल रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने इन पेन्स को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। जोग्राफिकली देखें तो जैसे कनाडा में अभी कंपनी ने ये ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है इन पेन्स को, और ऑलरेडी वहाँ पे सेल इसकी शुरू हो चुकी है। ब्राज़ील में कंपनी एंटर कर रही है। ब्राज़ील के लिए बोला, कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉल में बोला है कि वो तो बहुत जल्दी वहाँ पे शुरू हो जाएगा बिज़नेस। और उसके अलावा कंपनी फिर आगे फर्दर टर्की और मैक्सिको का भी ट्राई कर रही है एंटर करने का। तो ये जोग्राफिकल एक्सपेंशन कंपनी का जोग्राफिकल एक्सपेंशन का प्लान है। तो इसके अलावा इसके अलावा और भी कई क्लाइंट्स हैं जो कंपनी से बात कर रहे हैं, जिनसे तो उस हिसाब से कंपनी उन क्लाइंट्स से भी डील कर रही है, वहाँ से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब थोड़ी सी और बात दूसरे डिविजन्स की भी करें। जैसे अगर हम कंज्यूमर इंडस्ट्रियल डिवीज़न अगर देखें, तो इंडस्ट्रियल डिवीज़न में कंपनी ने सेमीकंडक्टर की आजकल बड़ी चर्चा चल रही है। तो सेमीकंडक्टर की जो फील्ड है, इसमें कंपनी ने एंटर किया है। सेमीकंडक्टर की एक ट्रे बनती है, अगर गूगल करके देख सकते हैं कि एक सेमीकंडक्टर की ट्रे होती है। तो एक कोरियन कंपनी से इनको ऑर्डर मिला है वो ट्रे बनाने के लिए। तो ये सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है, अब ये उसमें भी ये एंटर कर रहे हैं। तो ये बाकी डिविजन्स में भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ केयर डिवीज़न में ही काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो हेल्थ केयर डिवीज़न की वजह से ही ये कंपनी एक लाइमलाइट में आई है, और हेल्थ केयर डिवीज़न इनका बहुत बड़ा डिवीज़न होने वाला है। और मार्केट भी, अगर मैं बिल्कुल प्योर शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से बोलूं, तो मार्केट भी मेनली इनके हेल्थ केयर डिवीज़न को ही देख रहा है। लेकिन स्टिल बाकी सेगमेंट्स भले ही जैसे इंडस्ट्रियल है वो छोटा है, स्टिल उस पर भी कंपनी काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में उसमें भी बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर ट्रे है, ये वॉल्यूम्स का गेम है, जैसे कंपनी ने बताया कि इसमें काफ़ी हाई वॉल्यूम्स की डिमांड रहती है, और ये एक तरह से कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, ये एवरी डे इसकी डिमांड रहती है। तो इसमें कंपनी ने सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन में कंपनी ने एंटर किया है। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी ने अपना जो कंज्यूमर डिवीज़न है, उस पर भी कंपनी काम कर रही है। ऑफ कोर्स वो अभी डी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कंपनी बोल रही है, उसकी मैनेजमेंट ने, कंपनी ने बोला है कि वो उसमें भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स में वो एंटर कर रही है। उसको भी वो पूरा जो कंज्यूमर डिवीज़न है उसको भी ठीक ठाक करने की दे आर ट्राइंग। तो अभी उसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न में उन्होंने एंटर किया है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कंपोनेंट्स, प्लास्टिक के कंपोनेंट्स ये लोग बनाएंगे, तो वहाँ से काफ़ी ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। तो इस तरह से बाकी डिविजन्स में भी कंपनी काम कर रही है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने ऑलरेडी साइन भी किए हैं, जैसे कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं। इसके अलावा एक ऑर्डर कंपनी को मिला है 423 करोड़ का। एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नाम मैनेजमेंट ने नहीं बताया कि कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उससे 423 करोड़ का वही पेन्स, इन जो शैली पेन्स है, उसका ऑर्डर मिला है। ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स कंपनी ये पेन्स वर्थ 423 करोड़ कंपनी सप्लाई करेगी। और इसके अलावा कंपनी ने पावर टूल कंपोनेंट्स, जो इंडस्ट्रियल इनका डिवीजन है, उसमें पावर टूल के कुछ कंपोनेंट्स बनाएगी, उसमें भी कंपनी ने एंटर किया है। और एलईडी लाइट्स
के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो भी कंपनी बनाएगी। तो कुछ कुछ काम इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेगमेंट में भी चल रहा है। अब आते हैं कि इसमें देखा जाए तो ओवरऑल करना क्या है। एक बार एक नज़र मार लेता हूँ जो पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, कि कोई पॉइंट इसमें मिस तो नहीं हो रहा। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। तो अभी देखते हैं कि इस कंपनी में करना क्या है। देखिए प्रॉस्पेक्ट्स तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, स्पेशली फॉर द हेल्थ केयर डिवीजन। जैसे मैंने बताया, वो तो मुझे 1-2 क्वार्टर में लग रहा है कि वो सबसे बड़ा डिवीजन वो हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत तेज़ी से कैचअप कर रहा है, 100% से ज़्यादा की उसमें ग्रोथ चल रही है। और मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं कि वो वन टाइम ग्रोथ आ रही है। तो किसी ने एनालिस्ट ने पूछा भी था कॉन कॉल में कि क्या ये वन टाइम तो नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगी। तो मैनेजमेंट ने उसमें बोला है कि ये कंटिन्यू ग्रोथ रहेगी, ये सेक्युलर ग्रोथ है फॉर द टाइम बिंग। ये कोई वन टाइम ग्रोथ नहीं है कि 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में आ गई, ये आने वाले टाइम में अभी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो देखो कंपनी ने FY20 जो अबू धाबी की फैसिलिटी लगाई है जिसमें डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी कर देगी, वो FY28 के एंड में जाके वहाँ लाइव होगी, प्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट होगा। तो मतलब FY28 में भी ग्रोथ के बाद भी ग्रोथ आती रहेगी। तो इस तरह का इसकी जो डिमांड है वो चल रही है। सिर्फ इनका जो एक इंडस्ट्रियल में भी अच्छी ग्रोथ चल रही है, 60-70% की ग्रोथ वहाँ भी ये कर रहे हैं। सिर्फ जो इनका एक कंज्यूमर डिवीजन है वो ही डी ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का फिगर इतना अच्छा नहीं आ रहा। उस डिवीज़न को अगर इस कंपनी ने टर्न अराउंड कर दिया तो ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो डिवीज़न है जिस पे हमें थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो डिवीज़न अगर कंपनी टर्न अराउंड कर देती है, या फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इस डिवीजन को डीमर्ज कर देगा। अगर वैल्यू अनलॉकिंग, अगर कंपनी को ऐसा लगा कि वैल्यू अनलॉकिंग करना सही रहेगा, उसके लिए उसमें फ़ायदा रहेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपना कंज्यूमर वाला डिवीजन को डीमर्ज करके अलग एंटिटी बना दे। जैसे ही वो डीमर्ज करके अलग एंटिटी बनाएगी तो सिर्फ प्रॉफिटेबल डिवीजन रह जाएगा। जो शैली अभी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें सिर्फ ये प्रॉफिटेबल डिवीजन रह जाएंगे, जिसमें हेल्थ केयर है और इंडस्ट्रियल है। तो ये दोनों तो बहुत हाई ग्रोथ कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग होगी इसमें और ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जब तक वो डीमर्ज नहीं करती है, अगर किया तो कंपनी ने, ये मेरा सिर्फ अंदाज़ा है, ऐसा कोई कंपनी ने अनाउंस नहीं किया कि वो फ्यूचर में डीमर्ज करेंगे, बट ऐसा कर सकते हैं। ये एक सोच सकती है कंपनी इस बारे में, बट फिलहाल ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कंपनी की तरफ से। तो या तो कंपनी डीमर्ज करे या फिर इस डिवीजन को कंपनी टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल या ग्रोथ की तरफ वापस लेके आए, तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर ये स्टिल ये मार्केट इसके हेल्थ केयर डिवीजन को देख रहा है और मार्केट हेल्थ केयर डिवीजन पे इस कंपनी के शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस देखेगा, तो स्टिल डिस्पाइट द कंज्यूमर डिवीजन ये कंपनी काफ़ी अच्छे इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं और ये स्टिल इसमें ये डिसेंट ग्रोथ इसमें आती रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर इसका पी देखें तो तकरीबन 78-79 के आसपास इसका पी है। तो इस बिज़नेस के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव लिख रहा है ये। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये शेयर साइडवेज रहे इस माहौल में, जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का माहौल चल रहा है। तो और जिस तरह से इसका पी 78-79 का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन काफ़ी इसमें जिसे कहेंगे कि जो इनका हेल्थ केयर डिवीज़न को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट बना हुआ है मार्केट में, तो उसकी वजह से ये कंपनी का शेयर प्राइस मुझे कोई ज़्यादा इसमें फॉल आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन मार्केट इसके हेल्थ केयर डिवीज़न को मेनली देख रहा है और उस पे ही इसकी शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस चलेगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो उस डिवीज़न पे आपको नज़र रखनी है। और बाकी कंज्यूमर डिवीज़न को अगर ये कुछ कर पाएँ, कुछ टर्न अराउंड कर पाएँ, उसको प्रॉफिटेबल ला पाएँ, उसको वापस ग्रोथ में ला पाएँ, तो बहुत अच्छा होगा इस कंपनी के लिए। तो ये कंपनी मेरे को काफ़ी पसंद आ रही है और ये इसका अच्छा हेल्थ केयर का अच्छा जो डिवीज़न है वो उसमें अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड आने वाली है। तो ये था इस कंपनी का टोटल कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा, आंसर करूँगा। आज फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।